नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे पर। तो जैक मॉडल टेस्ट सीरीज 9 का हल प्रश्न पत्र को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए, ये जैक मॉडल कहने का मतलब यह है कि आपका JCERT जैक के किताब का सारा प्रश्न यहाँ पर आपको हल करवाया जा रहा है। तो आप यहाँ अगर 30 टेस्ट सीरीज लगा लेते हैं तो आपका यहाँ से समझिए कि किसी न किसी तरह से आपका 60% जरूर क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। मतलब आपका पासिंग मार्क्स आ जाएगा। इसलिए जो भी शिक्षक यहाँ पर है, सभी कोई जेटेट जैक मॉडल टेस्ट सीरीज को जरूर बनाएंगे, जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है और सारे कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप सभी जरूर जुड़ जाएंगे। जो अब तक नहीं जुड़े हैं एडमिशन करा लेंगे और यहाँ पर टेस्ट सीरीज भाग ले लेंगे, ठीक है। नवा टेस्ट सीरीज है। देखिए प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने वाले बैक्टीरिया का उदाहरण है। राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, ई कोलाई, एस्ट्रोटोकस, ठीक है। तो दलहनी पौधों की जड़ों में सूक्ष्मजीव जो रहता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो करते हैं वो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, ठीक है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करने वाले जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, उसका नाम क्या है? राइजोबियम है। राइट आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए अगला है, हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो हरित गृह प्रभाव जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हम लोग कहते हैं, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम लोग CO2 भी लिखते हैं, तो हरित गृह प्रभाव गैस जो होता है उस CO2 के लिए उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट से एक प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में आ जाता है, शायद यहाँ से आपका एग्जाम में आ जाए। देखिए बाकी इसका जो इम्पोर्टेंट और सारा जो यहाँ पर डीपली बताया हुआ है वो यहाँ पर देखिए आपको JCERT जैक की किताब से EVS का पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है, हैंड रिटेन नोट्स। आप वहाँ से लेकर के ये सब सारे चीज़ डिटेल्स में जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेकर के ही आप एग्जाम में पहले तक जरूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपका एग्जाम में होगा। शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई नहीं, ठीक है। तो शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है। इसका pH मान 7 होता है। 7 वाला जो होता है उदासीन होता है, ठीक है। अम्लीय वर्षा किस गैसों के वायुमंडल में मिलने से होता है? ठीक है, वैसी वर्षा जिसमें अगर अम्लीय हो जाए, अम्लीय मान हो जाए, जिसके कारण जीव जंतु मर जाते हैं, जिसके कारण आपका जलीय जीव जंतु मर जाएंगे। दूसरा आपका जो है कि पेड़ पौधे वहाँ पर क्या पिल्ला पड़ जाते हैं। तो इस तरह का जो अम्लीय वर्षा होती है वो कौन सी गैस होती है? तो देखिए अम्ल गैस यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड में जब वहाँ पर गैसों की अधिकता होती है और ऊपर से जब वर्षा का पानी आता है तो गैस में मिल जाती है और ये SO2 जो है H2SO4 बना देती है सल्फ्यूरिक अम्ल, और NO2 जो है वो बना देती है HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना देती है, ये अम्ल बन जाता है। अब यह वर्षा जो हो रही है वो साधारण वर्षा नहीं है, अम्ल वर्षा है और अम्लीय वर्षा है। तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के मिलने से होता है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? जूल में, हर्ट्ज में, डेसिबल में या पास्कल में, ठीक है। तो ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को आपको डेसिबल में मापा जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्य की संख्या कितनी है? देखिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो SDGs जो अपनाया गया है, सतत विकास लक्ष्य जो रखा गया है, उसकी संख्या कितनी है आपको बताना है। 12 है, 16 है, 17 है या 20 है, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य की जो संख्या है वो आपका 17 रखा गया है। कितना रखा गया है? 17 रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला है,
डिजिटल डिवाइड मुख्य रूप से किससे संदर्भित करता है? डिजिटल डिवाइड क्या है? ये किस तरह से अलग एक दूसरे को करता है, ठीक है। पहला है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में तापमान का अंतर होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच रखने वाले और न रखने वाले के बीच का अंतर है। विभिन्न देशों के बीच समय का अंतर है। अमीर और गरीब लोगों के बीच का अंतर है, ठीक है। तो डिजिटल जो यहाँ पर आपको दिया गया है, डिजिटल जो डिवाइड है वो किसको संदर्भित कर रहा है, किस में अंतर बता रहा है? डिजिटल डिवाइड मतलब डिजिटल अंतर किससे जुड़ा हुआ है? तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में तापमान का अंतर जो होता है वो डेसिबल से जुड़ा होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच रखने वाले न रखने वाले के बीच के अंतर, बिल्कुल यही आंसर है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बीच पहुंच रखने वाले और न रखने वाले के बीच का अंतर होता है। विभिन्न देशों के बीच के समय का अंतर होता है, बिल्कुल सही है। अमीर और गरीब लोगों के बीच के अंतर होता है, ये भी। तो ये सब दोनों नहीं होंगे। डिजिटल डिवाइड, डिजिटल गैप का मतलब होता है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच रखने वाले और नहीं रखने वाले के बीच का अंतर यह बताता है, ठीक है। परिवहन का सबसे तीव्र साधन कौन सा है? परिवहन का सबसे तीव्र साधन कौन सा है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन या वायु परिवहन, ठीक है। तो परिवहन का सबसे तीव्र साधन सबसे कम समय में अगर हम कहीं पहुंच सकते हैं तो वो आपका है वायु परिवहन, ठीक है। कौन सा है? वायु परिवहन। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है, ये भी आपका चल रहा है, पर्यावरण अध्ययन चल रहा है। CVT कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल स्टडी, जैव विविधता पर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जैव विविधता पर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल जलवायु परिवर्तन को रोकना, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करना, जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों से लाभ का न्यायसंगत बंटवारा करना, या ओजोन परत की रक्षा करना, ठीक है। तो ये देखिए CVD जो है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज है, जैव विविधता पर कन्वेंशन जो है यह मुख्य रूप से आपको करता जो है वो राइट आंसर सी है। यह जैव विविधता का संरक्षण करता है, सतत उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों से लाभ का न्यायसंगत बंटवारा जो है यहाँ पर जैव विविधता कंजर्वेशन करता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और रख रखाव की जिम्मेवारी किस संस्था की होती है? पहला, राज्य सरकार की, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की, सीमा सड़क संगठन BRO की, या रेलवे बोर्ड की, किसका होता है? ठीक है। तो देखिए सड़क जिम्मेवारी का जो देख रेख होता है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का होता है, NHAI का होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हिंदी का प्रश्न शुरू होता है। हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपका 100% रहेगा। तो हिंदी गद्यांश पर आधारित प्रश्न को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। वन हमारे पृथ्वी के फेफड़े हैं, वे न हमें केवल प्राणवायु, जिसको ऑक्सीजन भी कहेंगे, प्राणवायु यानी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि पर्यावरण को संतुलित भी रखते हैं। वनों के कारण ही वर्षा होती है और भूमिगत जल का स्तर बना रहता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिससे भूमि का कटाव रुकता है। आज के समय में वनों की कटाई एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। यदि हमने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो हमें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। वनों के संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए। चलिए, तो इसी पर, इस गद्यांश पर ही आधारित आपको प्रश्न का उत्तर देना रहता है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 11वां आ रहा है कि इस गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, ठीक है। पहला है वनों का विनाश, दूसरा है वनों का महत्व, तीसरा है प्रदूषण और मानव, या जल संरक्षण। तो इस गद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि इस गद्यांश में आपको जो है वन का क्या महत्व है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वन से आपको कौन कौन सा फायदा है, ठीक है। तो इस पर, इस गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा वनों का महत्व। गद्यांश में प्राणवायु किससे कहा गया है? कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, शुद्ध जल को, या नाइट्रोजन को? तो अभी आपने देखा था गद्यांश में जो प्राणवायु था वो किसको कहा गया था? देखिए, वह न हमें केवल प्राणवायु, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, हम लोग ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, ठीक है। तो प्राणवायु किसको कहा गया है गद्यांश में? तो गद्यांश में प्राणवायु जो है आपको ऑक्सीजन को कहा गया है। राइट आंसर बी होगा। पेड़ों की जड़ें किस प्रकार पर्यावरण को लाभ पहुंचाती है? भूमि का कटाव रोककर, हवा को प्रदूषित करके, तापमान बढ़ा के, वर्षा कम करके, ठीक है। तो पेड़ों की जड़ें क्या करती है?
पेड़ों की जड़ें क्या करती है, तो यह भूमि का कटाव रोकती है, भूमि को बांधे हुए रखती है। तो राइट आंसर ए होगा, भूमि का कटाव रोक करके ये क्या करती है, पर्यावरण को पेड़ की जड़ें लाभ पहुंचाती है। लेखक ने वनों को पृथ्वी के फेफड़ा क्यों कहा है? क्योंकि वे इंसानों की तरह सांस लेते हैं, क्योंकि वे जमीन के अंदर होते हैं, क्योंकि वे बहुत बड़े और विशाल होते हैं, क्योंकि वे पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित रखते हैं। तो राइट आंसर डी है, पेड़ पृथ्वी का फेफड़ा कहा गया है क्योंकि वे पर्यावरण को क्या करते हैं, शुद्ध और संतुलित रखने में सहायता करते हैं। वनों की कटाई की समस्या से निपटने के लिए गद्यांश में क्या सुझाव दिया गया है? वनों की कटाई की समस्या से निपटने के लिए गद्यांश में क्या सुझाव दिया गया है? वन को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए, पेड़ों की कटाई को समान रूप से चलते रहने देना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ों के अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए, या कोई नहीं। ठीक है, देखिए वनों की कटाई की समस्या से निपटने के लिए गद्यांश में सुझाव दिया गया था कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई है उस पर रोक लगाना चाहिए। देखिए अपने मन से आपको नहीं लिखना है, आपको गद्यांश को पढ़ पढ़ के ही लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, गद्यांश को जब आप पढ़ रहे थे तो यहाँ देखिए गद्यांश में आया हुआ था, क्या आया हुआ था, देखिए यहाँ पर वनों के संरक्षण के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोकना चाहिए, है ना, यही राइट आंसर है उसका। क्लियर? तो इस तरह से आपको पैसेज पर ही ध्यान दे करके सारे प्रश्न को यहाँ पर क्लियर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द संरक्षण का सही अर्थ क्या है? जो आपको गद्यांश से प्रयुक्त किया गया कि हमको संरक्षण करना चाहिए, तो संरक्षण का अर्थ क्या होता है? विनाश होता है, विनाश, बचाव या सुरक्षा, उपेक्षा या कटाई। तो संरक्षण का मतलब कि जितना हो सके हम उसकी बचाव या सुरक्षा किस प्रकार से करेंगे, तो बचाव या सुरक्षा जो है इसका अर्थ होता है। ठीक है, वन से हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें बताना है कि वन से हमें क्या फ़ायदा होता है। वर्षा होती है, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, भूमिगत जल का स्तर बना रहता है, डी सभी। तो बिल्कुल वन से वर्षा होती है, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वन भूमिगत जल स्तर का बनाए रखते हैं, ये सारे चीज़ गद्यांश में आपका वर्णन किया हुआ है। राइट आंसर डी होगा, सभी होगा। ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है कि इसमें कौन पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, भूमि, वन, जल या कोई नहीं। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भू होता है, भूमि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर भूमि हो जाएगा। पर्यावरण का संधि विच्छेद है, पर्यावरण का संधि विच्छेद है, पर जोड़ावरण, पर्या जोड़वरण, परि जोड़ावरण या कोई नहीं। ठीक है, तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद हो जाएगा परिजोड़ आवरण। क्या हो जाएगा? परिजोड़ आवरण। पृथ्वी के फेफड़ा की तरह कौन काम करता है? पृथ्वी के फेफड़ा की तरह कौन काम करता है? वन, जल, हवा या कोई नहीं। ठीक है, तो पृथ्वी के फेफड़ा की तरह काम कौन करता है? वन। वन पृथ्वी के फेफड़ा की तरह काम करता है। यथाशक्ति शब्द में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव। ठीक है, देखिए यथा जो है अव्यय है। ठीक है, एक अव्यय है, तो यथा से जुड़े हुए जितने भी शब्द आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है, तो वो आप अव्ययी भाव समास में ले जाइएगा। ठीक है, यथाशक्ति हो सकता है, यथा समय हो सकता है, यथा बलवान हो सकता है, यथा से जुड़े हुए चीज़ को आप यहाँ पर अव्ययी भाव समास में लेके जाएंगे। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चौराहा शब्द में समास है, आपको बताना है कि चौराहा शब्द में समास कौन है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या तत्पुरुष। ठीक है, चौराहा मतलब होता है देखिए चार राहों का समाहार। ठीक है, और चार यहाँ पर क्या चीज़ है? संख्यावाचक शब्द है, और संख्यावाचक शब्द जितने भी आते हैं जिसका पहला पद जो संख्यावाचक हो वो संख्यावाचक में ही जाएंगे, और संख्यावाचक जो कहलाता है वो द्विगु कहलाता है। द्विगु मतलब दो, ये भी संख्यावाचक, और यहाँ पर चौराहा में चार, वो भी संख्यावाचक। तो जब भी आए तो उसको द्विगु में डालिएगा। लेकिन एक चीज़ आपको देखना होगा, कभी कभी यदि उसका विशेष अर्थ निकल रहा होगा तो आप उसको द्विगु में न डाल करके बहुव्रीहि में लेकर के जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चौराहा मतलब चार राहों का समाहार, विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसको आप द्विगु में लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, बाल्यावस्था किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो वैसी संज्ञा जिसमें हम अवस्था को बताते हैं। ठीक है, जिसमें अवस्था को बताते हैं, जिसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं, तो वैसे को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर इसका डी होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। च ध्वनि का उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ। ठीक है, तो देखिए क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, और उसके बाद
च होता है तो च ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, च छ ज झ। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वाला का उदाहरण, सबका पांचवा जो अक्षर है उसका उदाहरण जो है कंठ नहीं होगा। च से अगर है तो उसका पांचवा अक्षर तालु नहीं होगा। इसको याद रखिएगा कि अंतिम वाले का अलग होता है नासिक। ठीक है। चलिए अगला है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? ठीक है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू या धौलागिरी। ठीक है। यदि विश्व में ऊंचा पर्वत शिखर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में पड़ता है, लेकिन भारत में अगर हिमालय का सबसे ऊंचा की बात करें तो वो है आपका कंचनजंगा। कौन है आपका? कंचनजंगा, भारत में, याद रखिएगा। प्रत्येक वर्ष विश्व वन दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 मार्च, 22 मार्च या 21 मार्च। ठीक है। तो प्रत्येक वर्ष जो होता है विश्व वन दिवस वो आपको 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस प्रश्न आए हुए हैं, याद रख लीजिएगा, यहाँ से हो सके आपका प्रश्न रहेगा। ठीक है। सहारा रेगिस्तान किस प्रकार का रेगिस्तान है? ठंडा, गर्म, नम या सभी। ठीक है। तो सहारा रेगिस्तान जो है गर्म रेगिस्तान है और लद्दाख में ठंडा पड़ता है, इसलिए लद्दाख रेगिस्तान जो है वो ठंडा रेगिस्तान है। याद रखिएगा, लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है और सहारा गर्म रेगिस्तान है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट को है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, अंतःक्रिया का सिद्धांत है। ठीक है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार देखिए, विकास क्या होता है बताइए? निरंतर चल रहा होता है, इसलिए विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब इसको हम लोग कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। क्या करते हैं? निरंतरता का सिद्धांत। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, एक बच्चा 2 + 3 = 6 कह रहा है और 2 × 7 = 9 कह रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है? एलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या अफेजिया। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चा को चिन्ह संबंधी समस्या हो रहा है, चिन्ह नहीं समझ रहा है, प्लस को गुना समझ रहा है, गुना को प्लस समझ रहा है। ठीक है। तो चिन्ह संबंधी समस्या मतलब कि कैलकुलेशन बच्चा गलत कर रहा है इसके कारण। तो कैलकुलेशन किससे जुड़ा होगा बताइए? कैलकुलेटर से जुड़ा होगा। कैलकुलेटर से करते हैं, कैलकुलेटर जैसे आए तो याद रखिएगा यह दोष कैलकुलिया कहलाएगा, क्योंकि मैथ संबंधी जो समस्या आएगी तो मैथ में कैलकुलेशन होता है और यह रोग जिसको है उसको कैलकुलिया हम लोग कहेंगे, तो वो डिसकैल्कुलिया कहलाएगा, क्योंकि मैथ का प्रश्न में कैलकुलेशन होता है और मैथ से जुड़ा जो अगर आ रहा है प्रॉब्लम तो वह कैलकुलिया होगा, उसके आगे डिस लगाएंगे तो डिसकैल्कुलिया हो जाएगा। ठीक है। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? कौन सा ऐसा अवस्था है जिसमें बच्चा का व्यवहार मूल होता है, उसमें कोई छल न कपट न कोई जो होता है कि झूठे बातें किसी तरह की नहीं आती, वो अवस्था कौन सा होता है जिसमें बच्चा ये सबसे दूर होता है, एकदम मूल बात पर आधारित होता है? बाल्यावस्था होता है, शैशवावस्था होता है, किशोरावस्था या कोई नहीं। ठीक है। तो देखिए शैशवावस्था बालक की वह अवस्था है जिसमें व्यवहार एकदम मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, उसमें किसी तरह का कोई दिखावा, कोई छल प्रपंच नहीं होता है। ठीक है। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, मान लीजिए कोई भी सीख रहा है वो बहुत अच्छा से सीख सकता है। कैसे? कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करें। दूसरा, वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ठीक है। अगला है कि शिक्षण में विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण करें, और अगला है कि कक्षा में औधिक परीक्षा पर उपेक्षित ध्यान दिया जाए। ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे देखिए, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में जो है यहाँ पर राइट आंसर बी है कि आप अगर उस बच्चा को वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में ले जाइए और उसमें विद्यार्थी के साथ अंतःक्रिया कीजिए तो वह सबसे अच्छी तरह से समृद्ध हो सकता है सीखने में। यानी वास्तविक दुनिया से जोड़ करके आप किसी चीज़ को सिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम होती है? किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में हड्डी की संख्या सबसे कम होती है बताना है आपको? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था, कौन सी अवस्था होती है? ठीक है। तो देखिए शैशवावस्था में तो हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, बाल्यावस्था में कुछ कम, किशोरावस्था में कुछ कम, लेकिन वृद्धावस्था में सबसे कम होती है, जिसको हम लोग 206 हड्डी सामान्य मनुष्य में इसी समय कहते हैं, इसलिए वह अवस्था वृद्धावस्था है या प्रौढ़ावस्था है। क्लियर।
व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करता है वंशानुगत कारक, पर्यावरण संबंधी कारक, ए और बी दोनों या कोई नहीं। ठीक है, देखिए हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग होता है व्यवहार में। इसका कारण क्या होता है, कुछ तो उसके माता पिता से होता है और कुछ वह जहाँ रह रहा होता है वहाँ के इन्वायरमेंट से होता है। यानी ये दोनों कारक जो है व्यक्ति को विभिन्नता ला देता है एक दूसरे में देखने से। पियाजे के अनुसार अनुकूलन किसके द्वारा होता है, आत्मसात के द्वारा, मनोविश्लेषण के, बौद्धिक विकास या कोई नहीं। ठीक है, तो पियाजे के अनुसार अनुकूलन जो होता है किसके द्वारा होता है, आत्मसातकरण के द्वारा होता है अनुकूलन। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन सी विशेषता बाल केंद्रित शिक्षा की नहीं है। शिक्षण की विभिन्न विधियां अपनाना ये बाल केंद्रित शिक्षा का अंग है। केवल पाठ्य पुस्तक को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत बनाना ये बिल्कुल गलत है। बाल केंद्रित शिक्षा में केवल जो है कि यहाँ पुस्तक को ही ज्ञान का स्रोत माना गया है, बिल्कुल गलत है। तो यही बोला गया है कि बाल केंद्रित शिक्षा की नहीं है, तो बी नंबर जो है ये बाल केंद्रित शिक्षा में उजागर नहीं किया गया है। ठीक है, अगला है बच्चों के चहुमुखी विकास पर ध्यान देना, बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों के चहुमुखी विकास पर ध्यान किया गया है। लचीला पाठ्यक्रम बना, बिल्कुल फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम बनाया गया है जो बच्चों के लिए बोझिल नहीं हो। ठीक है, तो राइट आंसर किससे नहीं है पूछा गया था, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी कि केवल पाठ्य पुस्तक को ही करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत किससे संबंधित है। विकास का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, बुद्धि का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न भिन्न होता है, यह सिद्धांत जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो यह जो होता है आपका व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति जो होता है एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से ... बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से ... बल देता है किस पर, बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करना, बिल्कुल राइट आंसर है कि सतत एवं मूल्यांकन में लगातार परीक्षण होते रहता है, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा देख लेते हैं और भी ऑप्शन। बच्चों के व्यवहार को सुधारना ये नहीं है, कमजोर विद्यार्थी को प्रोन्नत करना ये भी नहीं है, मस्तिष्क हृदय को शिक्षा ये भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है 64 भागे 16 का हल क्या होगा आपको बताना है। चलिए देखते हैं क्या है 64 का हल 16 से भाग देने पर क्या होगा, 4 बार देंगे, 16 चौके 64 होगा। यहाँ पे दोनों कट गया, एक अंक हमेशा उतार सकते हैं, अगला अंक है, आगे अंक है लेकिन हम उतार नहीं सकते हैं, कब तक, जब तक 0 नहीं दें। यहाँ 0 देंगे, अगला अंक फिर हमारे पास आ गया, ये एक अंक उतरेगा 6, तो 16 एकम कितना हो जाएगा बताइए, 16 हो जाएगा, फिर कट गया, एक अंक हम उतार सकते हैं 6, अगला अंक लाने के लिए हमको यहाँ 0 देना होगा, अगला अंक जब 0 देंगे तो 4 उतरेगा, 16 चौके 64, यानी 40104 इसका आंसर होगा। 40104 किस में है, बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। संख्या 87, 43, 569 में 3 का स्थानीय मान और 5 के स्थानीय मान का अंतर क्या है, 3000, 300, 2500, 1500। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे जो 3 का स्थानीय मान है वो कितना होगा, 3 पर 3, आगे 3 अंक है तो 3000, और अगला जो 5 है 5, तो 5 का स्थानीय मान कितना होगा 500 अंतर मैंने घटाओ, तो 3000 में से 500 घटाना है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा 2500, राइट आंसर 2500 है। 2500 किस में, सी में है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, प्रथम 25 विषम संख्या का योग है 144, 625, 256 या 900। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ट्रिक होता है, एन विषम संख्या का योग जो होता है वो एन स्क्वायर होता है। तो एन मतलब संख्या, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, कुछ भी ले सकते थे, यहाँ 25 गो है, तब एन विषम संख्याओं का योगफल एन स्क्वायर, तब 25 विषम संख्या का योगफल मतलब होगा 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आप लोग वर्गमूल याद रखिएगा, वर्ग 25 का स्क्वायर होता है 625, नहीं तो 25 गुने 25 करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 2 संख्या का योगफल 40 है, यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्या बताइए। ठीक है, देखिए इसको ऑप्शन देख करके भी आप बना सकते हैं या नहीं तो आप हल करके बना सकते हैं। हम ऑप्शन विधि को पहले देखते हैं कि कौन इसमें ऑप्शन है जो इन दोनों को फुलफिल कर रहा है। 2 संख्याओं का योगफल 40 होना चाहिए, तो 40 पहला देखेंगे तो ये फुलफिल कर रहा है। 16 और 34 ये यहाँ पर कटिंग हो गया, 16, 24, 40 ये फुलफिल कर रहा है,
और यह भी फुलफिल कर रहा है। ठीक है, पहला वाला शर्त। अब दूसरा शर्त है कि उन संख्याओं का अंतर 8 होना चाहिए। अब अंतर देखिए 3 गो, एगो तो खत्म हो गया, अंतर 8 होना चाहिए। 10 और 30 में अंतर जो है 20 का है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब देखिए 16 और 24, तो इसमें अंतर 8 का है, तो ये ऑप्शन अभी तक सही है। 20 और 20 में अंतर 0 का है, तो दोनों किस में मिला, सी में मिला कि योगफल जो है 40 हो जा रहा है और अंतर जो है 8 हो जा रहा है, यही पूछा था, तो राइट आंसर सी होगा। आप ऑप्शन दे करके भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, एक दूध वाला के पास 48 लीटर दूध है, इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया गया। 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया। शेष दूध को 20 लीटर बनाने के लिए दूध की कीमत में कितनी मात्रा दूध की डाली जाएगी? 7 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर, 6 लीटर। ठीक है, दूध वाले के पास दूध कितना था बताइए। सबसे पहले हम देखते हैं, 48 लीटर था और 48 का 5/8 भाग एक परिवार द्वारा ले लिया गया, तो 8 छक कितना हो गया बताइएगा। 8 छक 48, 6 पचे 30, यानी एक परिवार के द्वारा 30 लीटर ले लिया गया। और 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने भी ले लिया। अब बताइए 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने ले लिया, तो 30 और 3 33, 33 लीटर दूध निकल गया है। दूध था कितना, 48 लीटर में से 33 लीटर बेचा गया। ठीक है, 8 में से 3 गया 5 और यहाँ पर बच गया 4 में से 3 गया 1, यानी दूध बचा है 15 लीटर। ठीक, अब उसको बनाना है 20 लीटर बनाना है, तो उसके लिए दूध कितना चाहिए, तो 15 लीटर है, 20 बनाना है तो दूध कितना चाहिए, 5 लीटर चाहिए ना। 5 लीटर किस में है, बी में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। यदि दो संख्या का गुणनफल 64 है और उनका लघुत्तम समापवर्ती 16 है, तो उनका मौसक ज्ञात कीजिए। 4, 6, 8 या 12। ठीक है, चलिए दो संख्या का गुणनफल, रही बात गुणनफल, तो यहाँ पर देखिए एक फार्मूला आपको बताया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। ठीक है, यानी लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, फैक्ट अपवर्तक। तो इसमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 64 बराबर लघुत्तम समापवर्ती दिया हुआ है 16 और गुने महत्तम समापवर्तक, यानी यहाँ पर मौसा निकालना था आपको। तो आप बताइए मौसा बराबर क्या हो जाएगा, तो 64 के नीचे हम जब 16 करेंगे तो इधर केवल मौसा बजाएगा, तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64, तो 4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 4 आंसर ए में है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 40 छात्रों की किसी कक्षा में किसी दिन 20% छात्र अनुपस्थित थे, उस दिन कुल कितने छात्र उपस्थित थे? 30, 32, 31 या 34। ठीक है, देखिए 40 छात्र हैं, वो कक्षा 40 छात्र का है, लेकिन उस दिन 20 छात्र अनुपस्थित हैं, नहीं आए हैं, तो 40 का 20% निकाल लीजिए। 40 गुने 20/100 यानी 8 छात्र। 8 छात्र जो है अनुपस्थित हैं। तब बताइए आए कितने छात्र हैं, तो 40 में से अनुपस्थित छात्र को निकाल दीजिए, तो 40 में से 8 निकाल देंगे तो 32 छात्र, यानी 32 छात्र जो है परीक्षा में आए हैं। ठीक है, यानी उपस्थित हैं। यदि किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर 11 रुपये का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 33.1/3%, 50%, 25% या 40%। ठीक है, देखिए किसी वस्तु को 33 रुपये में बेचने पर, यानी विक्रय मूल्य कितना दे रहा है आपको बताइए। विक्रय मूल्य बेचना मतलब 33 रुपये और लाभ दे रहा है, लाभ कितना दे रहा है 11 रुपया। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत, तो देखिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमको आवश्यकता किसका पड़ेगा? क्रय मूल्य का। जब तक क्रय मूल्य हमारे पास नहीं होगा हम लाभ प्रतिशत नहीं निकाल पाएंगे। तो लाभ हमको क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो लाभ का फार्मूला होता है, क्या आप जान रहे होंगे? लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो हमारे पास लाभ दिया हुआ है 11 रुपया का लाभ होता है, विक्रय मूल्य हमको दिया है 33 रुपया माइनस क्रय मूल्य, फार्मूला यही हो गया। अब क्रय मूल्य जब हमको निकालना है तो क्रय मूल्य को इधर ले लाएंगे बाएं तरफ, तो क्रय मूल्य जब इधर आएगा तो माइनस में था, तो इधर आके क्या बन गया बताइए? प्लस बन गया। बराबर, तो बराबर पहले से जो है वो लिखाता है 33 और ये प्लस 11 है, इसको हम इधर ले जाएंगे दाहिने तरफ तो माइनस में आएगा, तो 33 माइनस 11 यानी 22, यानी क्रय मूल्य 22 रुपया है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना निकल गया? 22 रुपया। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा पूछा? लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा क्रय मूल्य और इंटू 100। ठीक है, लाभ कितना है बताइए हमको? यहाँ पर लाभ प्रतिशत लाभ बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, तो लाभ कितना है बताइए? तो लाभ आपका 11 रुपया है, लाभ बट्टा क्रय मूल्य आपका 22 आ गया है और इंटू कितना हो गया? 100। 11 दूनी 22 हो गया और 2 से ये 50 हो गया, यानी 50% इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। एक व्यक्ति ने घर मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित
2 वर्ष बाद जो उसने राशि वापस की वो कौन सी है, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद यानी n वर्ष के बाद जो राशि वापस की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र धन। यानी उसमें क्या होता है, मूलधन भी रहेगा और ब्याज भी, दोनों राशि जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको 20,000 रुपये उधार लिए हैं, यानी मूलधन दिया हुआ हमको, और 10% और 2%। सबसे पहले ब्याज निकाल लेंगे। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ब्याज बराबर हो जाएगा ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन, ठीक है, मूलधन गुने समय, समय गुने दर और बट्टा कितना हो गया 100। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2000 दूनी कितना हो गया 4000, ब्याज 4000 हो गया। अब पहले से मूलधन कितना था 20,000, यानी 20,000 और ब्याज उसमें हो गया 4000। ये जोड़ करके हम उसको 2 वर्ष बाद वापस जब लौटाएंगे यानी 24,000 रुपये हम लौटाएंगे। 24,000 किस में है, तो 24,000 आंसर डी में है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। एक कमरे की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है। उसके चारों ओर दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, 30 वर्ग मीटर, 60 वर्ग मीटर, 90 वर्ग मीटर या 120 वर्ग मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जब केवल फर्श रहता तो इसका क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं, लेकिन ये दीवार निकल गया तो इसमें ऊंचाई भी है। तो जब दीवार का क्षेत्रफल कहीं भी निकालने के लिए आ जाए तो उसके लिए होता है, देखिए 2h L प्लस बी होता है, याद रखिएगा 2h L प्लस बी, ये दीवार का क्षेत्रफल होता है जिसमें छत शामिल नहीं है, इसमें फर्श शामिल है और ये दीवार शामिल है, ठीक है। अब 2h L प्लस बी होता है तो 2h, तो 2h कितना है, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, 3 मीटर, तो 2h ऊंचाई 3 है, L प्लस बी, तो L कितना है 10 और बी कितना है 5, द्वितीय कितना हो गया 6 और 10 और 5 कितना हो गया 15, 15 छक्का कितना हो गया 90, यानी 90 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, आकृति का परिमाप क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर होगा, 6.5 सेंटीमीटर होगा, 7.5 सेंटीमीटर होगा या 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। देखिए आप परिमाप कभी भी आए, कोई फार्मूला का ज़रूरी नहीं है, आप उनकी सभी भुजाओं को जोड़ दीजिएगा, परिमाप हो जाएगा। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तक आएंगे तो 1.5 और 2 उसमें जोड़िएगा 3.5 और फिर 3 जोड़िएगा तो 6.5, 6.5 किस में है, बी में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पूरक या कोटि पूरक कोण का योगफल क्या होता है, 30 डिग्री, 65 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 20 डिग्री होता है, ठीक है। सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि पूरक कोण या कोटि पूरक कोण हम कैसे पहचान करेंगे। तो पूरक और कोटि पूरक एक ही प्रकार का कोण है, सिर्फ इसमें ध्यान देना है कि 2 को कोण जब हम जोड़े तो उसका योगफल एक्यूरेट 90 डिग्री आना चाहिए। अगर 90 डिग्री आ रहा है तो पूरक या कोटि पूरक कोण है, अन्यथा नहीं है। तो इसमें बताइए कौन सा जिसमें है 90 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 70 और 20 को जब आप जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 30 और 65 को जोड़ेंगे तो आपको 95 आएगा, 55 और 45 को जोड़ेंगे तो 100 आ जा रहा है, 60 और 45 को जोड़ेंगे तो 105 आ जा रहा है, लेकिन 70 और 20 को जोड़ेंगे तो 90 जोड़ेंगे। यही पूरक या कोटि पूरक कोण का योगफल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला है, x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें आपको बताना है, ठीक है। देखिए x का, तो ये y कोण है, ठीक है। ये क्या है, y कोण है। y कोण क्या होता है, तो अभिमुख अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। तो इसके अभिमुख अंतःकोण माने इसके सामने वाला, तो ये छोड़ करके ये कोण और ये कोण अंतःविमुख कोण है इसके, ठीक है। तो x हो गया 120 डिग्री बराबर x प्लस x हो गया, x प्लस x यानी कितना हो गया 2x बराबर 120 डिग्री हो गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो 120 डिग्री और बट्टे 2 हो जाएगा यानी 60 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 60 डिग्री होगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। किस में है, बी में है। बाकी देखिए आप लोग को आंसर शीट नीचे दे दिया जाता है कि आप बना करके अपना हर समय प्रैक्टिस कर सके। इसलिए जो भी शिक्षक अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़ पाए हैं तो आपको हम बताते हैं JCERT किताब से पूरा 100% पढ़ के जाइए परीक्षा में। आपका परीक्षा में कोई कसर नहीं रहेगा, सभी का एग्जाम निकलेगा, सभी कोई पास कीजिएगा। लेकिन अगर इसमें आप कोताही बरत रहे होंगे तो आपका नुकसान अवश्य होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी अवश्य जुड़े। JCERT जैक का बहुत कम PDF पढ़ के बहुत अच्छे अंक लाने के लिए आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा जैक का। तो आप सभी पढ़ करके ही जाएंगे, जरूर एडमिशन लेंगे और यहाँ पर पढ़ाई कर लेंगे। धन्यवाद।